गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा एकेडमी। आज हम बीए का जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट फर्स्ट का एक सेक्शन कवर करेंगे। आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो यूनिट फर्स्ट है, यहाँ से हम देखते हैं भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वो कहाँ से हुआ। इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1680 में इस्टेब्लिश हुई तो उसका जो मेन मोटिव था कि इंडिया में आके ट्रेड करना, और ट्रेड करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी एक धीरे धीरे अपने शासन की ओर बढ़ने लगी। और तब जा कर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून के रूप में कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस लाए गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। हम इसको दो भाग में पढ़ाएंगे। पहला है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लाए गए अधिनियम जो थे, इसका सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड होगा कि ताज यानी क्राउन, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट थी उसके शासनकाल में लाए गए नियम और अधिनियम क्या थे। तो चलिए एक एक को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे लागू किया गया पहला एक्ट था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इन दोनों के बीच में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था 1781 में। हालांकि आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं, वो मेंशन नहीं है तो हमने उसको लिया नहीं, लेकिन जब हम पीडीएफ में डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। 1853 तक जो चार्टर एक्ट्स या जो अधिनियम बने वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में थे। लेकिन उसके बाद जो 1857 का रिवोल्यूशन हुआ, 1857 के रिवोल्यूशन के बाद भारत का जो सिनेरियो था वो बदला, और अब जो अधिनियम बनाए गए वो सीधे जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी वहाँ से बनाए जाते थे। तो वहाँ से देखिए, एक्ट ऑफ 1858, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद जो लास्ट था इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। यहाँ तक हमारा संवैधानिक विकास हुआ, और ये हमें आपको पूरे सिलेबस में आपके यूनिट फर्स्ट में ये पढ़ना है। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पे। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाया गया एक कानून, एक नियम था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लगाया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, पहले हम ये देख लेते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की पूरी छूट दी थी। जो कि इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, उन तीनों प्रेसिडेंसीज बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसीज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके स्वतंत्र गवर्नर होते थे, वो अपना व्यापार करते थे। लेकिन वो धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ जब शासन की ओर बढ़े तो ये चीज़ें ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बनी। और ये देखा गया कि जो कंपनी के जो गवर्नर और जो कर्मचारी होते थे वो बहुत ज़्यादा धन कमाते थे निजी तौर पे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। और ऐसा हुआ कि 1772-73 आते आते कंपनी को 1 लाख पाउंड का ऋण लेना पड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के अधिकारियों पर एक कंट्रोल रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट की ये मतलब आवश्यकता क्या थी, अब हम ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, पहले देखिए कंपनी की जो राजनीतिक शक्ति है वो बढ़ रही थी, उसके जो ट्रेड से लेकर के पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो बढ़ रही थी। फिर बंगाल में द्वैत शासन और भारतीयों का शोषण भी होने लगा था। फिर बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा 1769-70 के बीच। 1769 का मैसूर युद्ध भी हुआ, और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंटियाँ जो स्वतंत्र थी और तीनों के गवर्नर आपस में कोई कोलैबोरेशन नहीं रखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था रेगुलेटिंग एक्ट के आने का, या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनी। तब जाके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने 2 कमेटीज़ बनाई। कमेटीज़ का नाम था सेलेक्ट कमेटी एंड सीक्रेट कमेटी।
इन्होंने रिपोर्ट मांगी कि बताइए सच में हो क्या रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है। तो जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो बताया कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कर्मचारी पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं और यही वजह है कि कंपनी घाटे में जा रही है। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक कानून बनाना पड़ा। हालांकि कानून ही बनाना क्यों पड़ा, क्यों ना पार्लियामेंट ने पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ही ख़त्म कर देती, लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग थी पार्लियामेंट में। भी इनके मेंबर्स बैठे हुए थे, इनके लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ से बिल पास नहीं हो पा रहा था। तो एक एक रास्ता निकाल के ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। अब जिसका एक मकसद ये था कि जो कंपनी की राजनीतिक शक्ति उसको कम से कम उसको कुछ कम किया जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब कि जो गवर्नर थे उनको उसमें से किसी एक को सुपर पावर कुछ ऐसा दिया जाए ताकि जो कंपनी की जो रेगुलेशन है, जो प्रशासन है, वो थोड़ा बेहतर तरीके से चल सके। अब देखिए उसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या क्या प्रोविजंस लगाए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो पहला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ऋण लिया था और 20 वर्षों के लिए उसको कि चलिए ठीक है आप 20 वर्षों तक व्यापार करेंगे। उसके बाद जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर जो होते थे उनमें से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए 4 सदस्यीय परिषद बना ली गई। मतलब जो एक गवर्नर जनरल हुआ उसको परामर्श देने के लिए 4 सदस्य की परिषद बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जो परिषद का जो फैसला होगा वो बहुमत से होगा। जिसमें मैं आपको परिषद के मेंबर्स का नाम आप नोट कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आपका आप आंसर लिखेंगे तो थोड़ा इनरिच हो जाएगा। पहले थे विलियम फ्रांसिस, क्लेवरी, मानसन एंड वारवेल। ये तीनों पर्सन जो थे ये इन लोगों को इंग्लैंड से भेजा गया और वारवेल जो भारत में 10 साल से रह रहे थे, भारत की पूरी कंडीशन सिचुएशन को समझ रहे थे, उनको गवर्नर जनरल की परिषद में रखा गया। इसके बाद जो कंट्रोलिंग बॉडी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोलिंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसकी भी, हालांकि स्टार्ट तो वहीं से होता था सब कुछ, तो उसकी भी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर थी उसको थोड़ा सीमित कर दिया गया। कहा कि इसमें केवल 24 मेंबर रहेंगे, 4 साल का उनका कार्यकाल रहेगा और 1/4 रिटायर होंगे। मतलब जो लॉबी बन रही थी उसकी पूरी संभावना को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविज़न था वो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। इनके साथ 3 और भी सदस्य थे, 3 और न्यायाधीशों के साथ एक मुख्य न्यायाधीश होते थे, जिनमें तीनों न्यायाधीश कुछ इस तरह से चेम्बर्स, लिबस्टर एंड हाइड, ये 3 जजेस होते थे, 3 न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आप देखेंगे अगर आप BL ग्रोवर की बुक पढ़ते हैं तो नंद कुमार केस, भारत में पहला ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल थे तो उनके करप्शन इतने बढ़ रहे थे कि नंद कुमार सुप्रीम कोर्ट में पहला मुकदमा जाके इनके खिलाफ दायर कर दिए। और जब इन्होंने केस दायर किया वारेन हेस्टिंग के अगेंस्ट में जाके, तो वारेन हेस्टिंग के बड़े ही खास दोस्त थे ये सर एलिजा एम्पे, और इन्होंने क्या किया कि उन पे ऊपर जो नंद कुमार थे उनके ऊपर जो 5 साल पहले मुकदमा लगा हुआ था, मतलब 5 साल पहले का जो केस था, 5 साल पहले के केस को चालू करके और इनको फांसी पे लटका दिया सर एलिजा एम्पे ने। तो इसकी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत इसकी कड़ी आलोचनाएं हुई कि एक निर्दोष व्यक्ति को पहली बार फांसी पे लटका दिया गया। नंद कुमार, सर एलिजा एम्पे अपनी अच्छी दोस्ती निभाए लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। इसके बाद देखिए जो 7वां प्रोविज़न था कि सुप्रीम कोर्ट जो बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में गवर्नर जनरल एंड कंपनी के कर्मचारी ही बस आते थे। इंडिया के किसी भी मेंबर, मतलब भारत के जो सदस्य होते थे, भारतीय जो नागरिक होते थे, इनके ऊपर कोई भी इनका कोई अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी पर जो निजी व्यापार, उपहार लेने और जो भी उनके रिश्वत लेने था वो सब पे क्या कर दिया गया, सीधे सीधे प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद ये तो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधान थे। अब आते हैं कि
रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी भी रह गई। वो कमियां क्या थी उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो देखिए, गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई थी, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी गई। भाई क्या कर सकता था वहाँ पे? जो बहुमत का फैसला होता था, अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल ने कोई भी फैसला ऐसा लिया, तो 3 लोग ऐसे बैठे थे जो उसकी बात को मना कर देते, तो उसको वीटो पावर की आवश्यकता थी, जो नहीं दी गई। तो गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, लेकिन अथॉरिटी नहीं मिली थी, उसको वीटो पावर नहीं दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ अस्पष्ट थी, कोर्ट और काउंसिल में टकराव होते रहते थे। ये इसकी कमियां थी। फिर हिंदू मुस्लिम जो पर्सनल लॉ था उसमें इंटरफियर होने लगा। कार्यपालिका और जो न्यायपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है वही सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों की जो शक्तियाँ थी ना, दोनों की शक्तियों में स्पष्ट अंतर नहीं मिला। इसके बाद 7वीं कमी ये रह गई, जो सबसे बड़ी कमी थी, कि भारतीयों के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारतीयों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया था। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या था, इसका महत्व क्या था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, उसमें हम भारतीयों के लिए, या फिर भारतीय जो कंटेक्स है उसमें क्या इसका इम्पोर्टेंट था, ये देखें कि पहली बार भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहली बार भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। न्यायिक संरचना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो न्यायिक संरचना की भी नींव रखी गई। और भारत का जो संवैधानिक विकास था, जो संवैधानिक इतिहास का जो शुरुआत हुआ था, वो यहीं से हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।